कही कही बातें। रात का सन्नाटा किसी अजनबी की तरह पूरे कमरे में पसरा हुआ था। हवा इतनी शांत थी कि सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अमित अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। सामने की खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी, पर उसके मन में जो डर और बेचैनी थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने करवट बदली और देखा सीमा गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो शादी के पहले दिन थी, लेकिन अब वो मुस्कुराहट जैसे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दब गई थी। अमित ने धीरे से उसका माथा छुआ और उसी पल उसे लगा जैसे कोई ठंडी लहर उसकी नसों में दौड़ गई हो। उसने हाथ पीछे खींच लिया। उसके दिमाग में अब भी वो बूढ़ी औरत की बातें घूम रही थीं। तुझे पता भी है उस कमरे के अंदर कौन कैद था? ये सवाल जैसे उसके अंदर गूंज बनकर रह गया था। उसने आंखें बंद की, लेकिन हर बार उसे वही अंधेरा कमरा दिखता था, वही पुराना ताला, वही टूटा हुआ धागा और वो फीकी पर्ची जिस पर कुछ लिखा था। काश उसने उस दिन वो कमरा कभी नहीं खोला होता। कुछ दिन पहले की बात थी। जयपुर के पुराने इलाके में बने होटल सनराइज रेजिडेंसी में वो और सीमा छुट्टी बिताने गए थे। होटल देखने में बहुत खूबसूरत था। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, बीच में फव्वारा, चारों तरफ पुराने राजस्थानी झरोखे। पर उस सुंदरता के बीच कहीं एक गहरा सन्नाटा छिपा था। होटल का कमरा नंबर 313, वही कमरा जो बाद में अमित की जिंदगी को नर्क बना गया। पहली रात सब कुछ सामान्य था। डिनर के बाद दोनों ने टीवी लगाया और हंसते बतियाते सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक सीमा चीख पड़ी। अमित ने झटके से आंखें खोली। कमरे में घना अंधेरा था। उसने तुरंत लैंप ऑन किया। सीमा का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने कहा, कोई खिड़की के पास खड़ा था। अमित ने चारों तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। शायद सपना देखा होगा, उसने कहा। लेकिन सीमा की आंखों में जो डर था वो सपना नहीं लग रहा था। अगले दिन सब कुछ सामान्य दिखा। दोनों शहर घूमने गए, लेकिन रात को फिर वही हुआ। इस बार सीमा नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके होंठों से शब्द निकल रहे थे, मुझे मत छू, प्लीज मुझे छोड़ दो। अमित ने झकझोरकर उसे उठाया। उसकी आंखें खुली, पर उनमें जैसे कोई और था, एक स्याह गहराई जो इंसान की नहीं लगती थी। अगले दिन अमित ने रिसेप्शन पर शिकायत की। होटल मैनेजर ने बस मुस्कुरा कर कहा, सर आपको रूम बदल देते हैं। पर जब अमित ने कमरा नंबर 313 बताया तो उसका चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया। फिर उसने कहा, सर वो कमरा कई सालों से बंद था, आपको कैसे दे दिया गया? यहीं से सब शुरू हुआ। शाम को एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसका नाम सलीमा था। वो होटल में झाड़ू पोंछा करती थी। उसने धीरे से कहा, बेटा तुमने वो कमरा खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। अमित ने हैरानी से पूछा, क्यों, उसमें क्या है? सलीमा की आंखें एक पल को डर से फैल गई। उस कमरे के अंदर एक जिन कैद था। जब तक वो बंद था सब ठीक था, लेकिन तुमने उसकी मोहर तोड़ दी। अमित ने पहले तो बात को अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन अगले ही दिन सीमा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां हो रही थी, बुखार चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा वो प्रेग्नेंट है। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे और दोनों ने अब तक फैमिली प्लानिंग शुरू भी नहीं की थी। ये कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाया। जब उसने सलीमा को बताया तो वो कांप उठी। बेटा ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये उस जिन का है जो सालों से औरतों के जरिए अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमित ने चिल्लाकर कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये 21वीं सदी है। लेकिन सलीमा की आंखों में जो सच्चाई थी वो झूठ नहीं लग रही थी। उसने बताया कि जहां आज ये होटल है वहां पहले एक पुराना कब्रिस्तान था। रात में वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थी, मिट्टी के नीचे से, जैसे कोई रो रहा हो। लोग कहते थे कि वहां एक जिन रहता था जो औरतों की परछाई से खेलता था। जब होटल बनाने के लिए उस जगह को तोड़ा गया तो बिना रस्म के, बिना अनुमति के मिट्टी को उजाड़ दिया गया और उसी दिन से यहाँ एक श्राप लग गया।
सलीमा की बातों के बाद अमित के दिमाग में सब जुड़ने लगा। वो बंद कमरा, वो काला धागा, वो पर्ची जिस पर लिखा था मत खोलना, शायद उसी में वो जिन कैद था। उसने गलती से उसकी कैद तोड़ दी थी। अब वो उसकी पत्नी के अंदर बस चुका था। अमित ने शहर के मौलवियों को बुलाया। उन्होंने कमरे में वसीफा किया, तिलावतें हुई, लेकिन जैसे जैसे आवाजें बढ़ी, माहौल और डरावना होता गया। दीवारें कांपने लगी, हवा भारी हो गई। सीमा के शरीर से अचानक एक डरावनी आवाज निकली, तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये मेरा हक है। मौलवियों के हाथ कांप गए। एक ने तावीज निकालकर अमित को दिया। इस तावीज को अपनी बीवी के गले में डाल दो, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मत उतरने देना। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। सीमा की तबीयत सुधर गई। घर लौटने पर सब सामान्य लग रहा था। उसकी माँ ने कहा अब सब खत्म हो गया, लेकिन शायद अंधेरा सिर्फ सोया था, मरा नहीं। एक रात फिर वही खुशबू फैली, चंदन और लोबान की गंध, जैसे किसी ने प्रेत यज्ञ किया हो। अमित ने देखा सीमा खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसने धीरे से पूछा, माया क्या कर रही हो? सीमा ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। वो उसके पास आई और फुसफुसाई, वो लौट आया है। अमित ने उसे झकझोरा, पर वो बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अगले ही दिन से उसका पेट तेजी से बढ़ने लगा। डॉक्टर ने कहा बच्चा बहुत जल्दी बढ़ रहा है। अमित के दिल में डर घर कर गया। हर रात वो ताबीज को जांचता, पर कभी कभी वो खुद ब खुद ठंडा हो जाता था, जैसे किसी ने उसकी ताकत चूस ली हो। एक शाम जब तेज बारिश हो रही थी, सीमा दर्द से चिल्लाने लगी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कहा हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अंदर बिजली कड़की, बाहर हवा में रुलाई थी। अमित बाहर दरवाजे के पास खड़ा था। माँ ने कहा आज अमावस की रात है बेटा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन अब कुछ करने का समय नहीं था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि क्या करे। बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं था। उसकी हड्डियां कठोर थीं, आंखें खुली हुई और गहरी नीली। जन्म लेते ही वो चीखा नहीं, बस एक ठंडी सांस छोड़ी और सब कुछ शांत हो गया। डॉक्टर बाहर आए। आपका बच्चा नहीं बचा, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट कुछ और कह रही थी। अमित ने पूछा क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा उसका शरीर इंसानी नहीं था। 2 दिन तक सीमा बेहोश रही। जब होश आया तो वो जोर जोर से रोने लगी। वो वापस आ गया अमित, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अमित ने उसे गले लगा लिया। उसने कहा अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं वो जानता था कुछ भी खत्म नहीं हुआ। दिन बीतते गए, सब कुछ सामान्य लगने लगा। सीमा अब मुस्कुराने लगी थी, लेकिन उसके हाव भाव बदल गए थे। वो अब ज्यादा चुप रहने लगी थी। कभी कभी रात को उठकर आईने में खुद को देखती रहती और मुस्कुराती रहती। एक दिन अमित ने देखा कि उसका ताबीज टूटा हुआ है। उसने पूछा ये कैसे हुआ? सीमा ने कहा शायद अपने आप गिर गया। उस रात अमित को लगा जैसे घर में कोई और भी है। उसे लगा किसी ने दरवाजा खोला, पर जब गया तो कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन फिर वो आवाज बच्चों की हंसी जैसी दीवारों से आती हुई। कुछ दिनों बाद सीमा फिर से बीमार पड़ गई। इस बार डॉक्टर ने कहा वो फिर से प्रेग्नेंट है। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन था? पिछली डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने कहा था कि वो कुछ महीनों तक मां नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी अमित के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या वो जो पैदा हुआ था सच में मर गया था, या वो किसी और रूप में लौट आया था? रात को जब सीमा सो रही थी, अमित ने देखा कि उसके पेट पर नीली रेखाएं उभर रही हैं, जैसे किसी ने अंदर से नाखूनों से खरोंचा हो। वो कांप उठा। उसने उठकर कुरान की तिलावत शुरू की।
तभी हवा में वही खुशबू फैल गई। उसकी बाद कमरे की बत्तियां झपकने लगी और अचानक सीमा उठ बैठी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। उसने कहा, तुम नहीं बच सकोगे अमित, ये मेरा वादा था। अमित ने पीछे हटते हुए कहा, तू कौन है? जवाब आया, मैं वो हूं जिसे इंसानों ने मिट्टी के नीचे दफना दिया था, लेकिन वो भूल गए कि कुछ मिट्टी खुद भी सांस लेती है। वो बोलते हुए हवा में तैरने लगी। अमित ने तावीज का टुकड़ा उसके गले पे रखने की कोशिश की, लेकिन वो जल उठा। सीमा चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसी वक्त एक तेज रोशनी कमरे में फैली और सब कुछ शांत हो गया। जब अमित की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सीमा गायब थी। बिस्तर पर सिर्फ राख बची थी और दीवार पर पुराने कब्रिस्तान की आकृति खुदी हुई थी। आज भी अमित उस होटल के पास नहीं जाता। उसने सब बेच दिया और शहर छोड़ दिया, लेकिन हर अमावस की रात वो वही खुशबू महसूस करता है। कभी कभी उसे लगता है जैसे कोई उसके घर की खिड़की से झांक रहा है। कहते हैं उस होटल को अब बंद कर दिया गया है। कमरा नंबर 313 पर फिर से ताला लगा दिया गया और इस बार उस पर्ची पर लिखा गया, मत खोलना, वो अब भी वहीं हैं। पर सच ये है कि कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, कुछ दरवाजे इंसान के मन में खुलते हैं और जब वो खुल जाएं तो ना ताबीज काम आता है ना प्रार्थना। कई साल बीत गए। अमित अब सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बन चुका था। एक शाम वो अपने पोच में बैठा था, तभी डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। उस पर कोई नाम नहीं था। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, एक बच्चा जिसकी आंखें नीली थीं और पीछे लिखा था, पापा मैं लौट आया हूं। अमित का हाथ कांप उठा। तस्वीर जमीन पर गिर गई। बाहर आसमान काला हो गया। हवा में वही खुशबू फैली, चंदन, लोबान और कुछ ऐसा जो इंसान की नहीं थी। उसके घर की लाइट छिपकी और बुझ गई। फिर वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, ये मेरा हक है। उस रात मोहल्ले वालों ने सिर्फ एक चीख सुनी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह दरवाजा खुला मिला, पर अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर लिखा था, कब्रिस्तान की मिट्टी को मत छेड़ना। कहते हैं आज भी जब जयपुर में तूफान आता है तो होटल सनराइज रेजिडेंसी की दीवारों से किसी औरत की चीख सुनाई देती है और कमरे नंबर 313 की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। कोई नहीं जानता वो औरत कौन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो अब भी इंतजार कर रही है अपने अगले बच्चे का।